बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में रेस्ट्रिक्टेड कॉस्ट ऑफ कार के ऊपर बात करने के बाद और फिर उसके डिस्पोजल के वक्त हम किस तरीके से उसकी सेल प्रोसीड को प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करेंगे, ये तमाम बातें डिस्कस करने के बाद, और अगर किसी पुराने टैक्स ईयर में कोई और रेस्ट्रिक्टेड कॉस्ट और वो कार आज डिस्पोज ऑफ हो रही है तो हम उसकी वही रेस्ट्रिक्टेड कॉस्ट लेंगे जो अडॉप्ट की गई थी उस टैक्स ईयर में, जिस टैक्स ईयर में वो कार परचेज की गई थी। तमाम बातें हमने पिछली क्लास में तफसीली से डिस्कस की, उनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कवर की। नाउ अब आपके सामने क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड। तो जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस बनते हैं उसमें आपने करना क्या है कि आप बोलेंगे एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो नॉर्मल हालात में आप बोलेंगे जनाब एक्चुअल सेल प्रोसीड एंड फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। यानी अगर आपने कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया है जो कि फेयर मार्केट वैल्यू से लोअर पे डिस्पोज ऑफ हुआ है, तो फिर आप उसको ऑब्वियसली क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे किस पर, ऑब्वियसली किस पर, फेयर मार्केट वैल्यू पर। ठीक है जी। और अगर किसी केस में आपने फेयर मार्केट वैल्यू से अबव सेल कर दिया तो फिर ऑब्वियसली जो एक्चुअल सेल प्रोसीड है वो फेयर मार्केट वैल्यू से हायर है। तो ये केस तो बड़ा नॉर्मल है और हम बहुत सारी जगहों पर इस चीज को देख कर आ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद कंसिडरेशन रिसीव इन काइंड, ये बात भी हम पीछे कर चुके हैं अगर आपको याद हो। तो ये डिस्कशन हमने कहा यहाँ पर किया था ना भाई, कि अगर हम कंसिडरेशन रिसीव करते हैं इन काइंड या हम कंसिडरेशन पे करते हैं इन काइंड, दोनों सूरतों में जो कॉस्ट होगी या जो सेल प्रोसीड होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होगी। ये एग्जांपल हमने कवर की थी आपके सामने कि आपने एक मशीन परचेज की है कैश पे करके और बदले में इतनी फेयर मार्केट वैल्यू सरेंडर करके। तो अगर आप किसी भी एसेट को एक्वायर करते हैं कुछ सरेंडर करके, तो फिर जो आपकी जो डिस्पोजल काउंट होगा, मतलब फर्ज कर लें यहाँ पर आपके पास फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रिंटेड स्टेशनरी नहीं होती बल्कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन होती जो आप यूज करके आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो अगर आप एक नई मशीन खरीदते कुछ कैश देकर और पुरानी मशीन को डिस्पोज ऑफ करके, तो उस पुरानी मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी रखते हैं आप यहाँ पर, 15,000 रखते फॉर एग्जाम्पल, और उस 15,000 को आप पुरानी मशीन का डिस्पोजल भी मानते और उस फेयर मार्केट वैल्यू और टैक्स डब्ल्यू का डिफरेंस आपके लिए गेन या लॉस भी बनता। ये कोई मुश्किल बात नहीं। बस यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने इन्वेंट्री की बात की थी। अगर हम इन्वेंट्री की बात ना करें तो फिर बात कहाँ चलेगी बेटा। अगर हम इन्वेंट्री की बात ना करें, हम किसी डेप्रिशिएबल एसेट के डिस्पोजल की बात करें, तो एक्सचेंज वाला केस, तो एक्सचेंज वाले केस में क्या होता है, एक पुराना डेप्रिशिएबल एसेट देकर आप एक नया डेप्रिशिएबल एसेट परचेज कर रहे होते हैं। तो उस केस में जो पुराने एसेट का डिस्पोजल है वो ऑब्वियसली किस पे कंसीडर किया जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू पर। यस और नो रिस्पॉन्स दीजिए, कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे ख्याल से, अगर आपको डिस्पोजल आता है और एक्सचेंज वाले केसेस आते हैं तो उम्मीद ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब आती हैं वो ट्रांजैक्शन जिनको हम बोलेंगे नॉन आर्म लैंड ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन आर्म लैंड ट्रांजैक्शन। ये क्या है भाई, वो ट्रांजैक्शन जो कि फेयर मार्केट वैल्यू पे एस्टेब्लिश नहीं हो रही। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो पार्टीज जो हैं, आर्म लैंड ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो फेयर मार्केट वैल्यू पे एस्टेब्लिश हुई हो। ऐसी पार्टीज के दरमियान एस्टेब्लिश हो जिनका आपस में कोई ताल्लुक ना हो, कोई क्लोज टर्म्स ना हो, कोई कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप ना हो। ठीक है, ये हम सारी बातें यहाँ पे करते हैं। तो नॉन आर्म लैंड ट्रांजैक्शन फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। द परचेजर शैल बी ट्रीटेड टू हैव acquired the said asset at the fair market value and not at the cost paid by him। अब आप देख लें, तवज्जो से सुन लें जरा इस बात को, कि पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, नॉन आर्म लैंड ट्रांजैक्शन। यस और नो रिस्पॉन्स प्लीज। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, नॉन आर्म लैंड ट्रांजैक्शन। आपने कोई एसेट जो बिजनेस में यूज था वो अपने बेटे को बेच दिया, तो बेटे और बाप के दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शन क्या है, नॉन आर्म लैंड ट्रांजैक्शन। क्यों वो नॉन आर्म लैंड ट्रांजैक्शन क्यों है, वो आर्म लैंड ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है? इसका जवाब यहाँ पर मौजूद है कि कहता है भाई आर्म लैंड ट्रांजैक्शन वो होती है
arm length transaction means a transaction between two parties who are not related, जिनका आपस में कोई ताल्लुक ना हो, not in close term, वो आपस में रिश्तेदार ना हो, ठीक है, वो पेरेंट और सब्सिडरी ना हो, नॉट इन क्लोज टर्म्स यानी कि मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ना हो, ठीक है जी, पेरेंट सब्सिडरी ना हो, दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। नॉट इन्वॉल्व इन अ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप, लॉयर और उसका क्लाइंट, अगर आपके बिजनेस का लॉयर जो है उसको आप किसी को कोई चीज डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो इस पोजीशन में है कि वो आपसे कोई चीज मार्केट वैल्यू से कम पे खरीद के ले जाए, ऐसा ही है ना। प्रिज्यूम्ड टू हैव रफली इक्वल बार्गेनिंग पावर्स, बैंक, बैंक, आपका क्रेडिटर, आपका सप्लायर, knowledgeable about the deal, willing to undertake the deal। तो मतलब यानी कि नॉन आर्म लैंड ट्रांजैक्शन, आर्म लैंड ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जब पार्टीज जो है उनके दरमियान कोई वो आपस में रिलेट ना करती हो, उनके दरमियान कोई क्लोज टर्म्स ना हो, वो किसी कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना हो एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शन क्या है, नॉन आर्म लैंड ट्रांजैक्शन है। पेरेंट और सब्सिडी के दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शन क्या है, नॉन आर्म लैंड ट्रांजैक्शन है। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज बेटा। तो अक्सर बेशतर हमने देखा है ना कि वो जो व्हीकल एम्प्लॉय के पास था, जो एम्प्लॉय के यूज में था, तो जब तक वो यूज में था तब तक तो परक्यूटेड था, लेकिन कंपनी पॉलिसी थी कि 4 साल बाद वो व्हीकल एम्प्लॉय को बेच दिया जाएगा और कंपनी वो व्हीकल बेच देगी अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी पर, जो कि ऑब्वियसली फेयर मार्केट वैल्यू से क्या है, कम है। तो इस केस में जो जो डिस्पोजल रिकॉर्ड किया जाएगा वो किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू पर। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा सब। क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम बातें हम तफसील कर तो चुके हैं, बस ये यहाँ से रीडिंग मटेरियल है जो आपके सामने मौजूद है। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो एसेट इज डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया, तो क्या होगा भाई, आप जानते हैं, डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया, स्क्रैप कर सकते हैं, जिसने नुकसान बचाया उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। अगर वो कंपनसेशन नहीं देता तो कोई और पार्टी उसके बदले आपको इंडेमनीफाई कर दे, ये डैमेजेस आपके पूरे कर दे। अच्छा भाई, आपका एसेट अगर इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्या मिल जाएगा आपको, इंश्योरेंस का आपको अमाउंट मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा, ठीक है जी। दो पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के जरिए सेटलमेंट हो गई, या फिर आप कोर्ट गए उस एसेट का लॉस पूरा करने के लिए और जुडिशियल डिसीजन के जरिए क्या हो गया, आपको उस नुकसान का क्या कहते हैं, अजाला हो गया, मतलब वो नुकसान के बदले आपको पेमेंट मिल गई, सो ऑन। उसका मतलब क्या है, एसेट डिस्ट्रॉयड है या लॉस्ट है तो जो भी स्क्रैप वैल्यू है, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई कंपनसेशन, इंडेमनिटी, डैमेजेस रिसीव होते हैं इस या इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत जो भी अमाउंट मिलता है या किसी एग्रीमेंट के तहत अमाउंट मिलता है, ये अमाउंट आपको मिलता है कंपनसेशन का या इंडेमनिटी का किसी सेटलमेंट के थ्रू या जुडिशियल डिसीजन के थ्रू कोर्ट जाकर, तो फिर वो आपके लिए सेल प्रोसीड माना जाएगा। ये बात क्लियर है बेटा सब लोगों को, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स। अच्छा जी, ये सिनेरियो अच्छी तरह दिमाग में रखने हैं आप लोगों ने बेटा। तो पहला केस नॉर्मल केस है, उसमें क्या है, एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, यस और नो। दूसरा केस क्या था बोलिए, बताइए। व्हेन फेयर हाँ बिल्कुल, जब व्हेन कंसिडरेशन रिसीव इज इन काइंड, तो इसका मतलब क्या, जब कंसिडरेशन मिल रही है इसमें किस इन काइंड मिल रही है ना आपको डिस्पोज ऑफ, तो आप अब अपनी चीज डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसके बदले कुछ रिसीव कर रहे हैं इन काइंड, तो इन काइंड जो भी मिल रहा है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपके लिए कंसिडरेशन बन जाए, यस और नो। और उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, नॉन आर्म लैंड ट्रांजैक्शन। तो नॉन आर्म लैंड ट्रांजैक्शन में हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू को ही कंसिडरेशन माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या था, अभी पढ़ा हमने, फोर्थ पॉइंट क्या था बताइए।
रिस्पॉन्स दीजिए। ये ना 4th पॉइंट बेटा, एसेट इज डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। अगर एसेट डिस्ट्रॉयड या लॉस्ट हो तो फिर क्या, स्क्रैप वैल्यू along with compensation, indemnity or damages received under agreement, settlement और judicial decision, ये आपकी सेल प्रोसीड मानी जाएगी। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, अच्छा अगर आप एक कमाल कर दें, वो कमाल क्या है कि आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करें, इस तरह के जो एसेट आपने पाकिस्तान में यूज किया है फिर उसको आप पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट और ट्रांसफर्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, ट्रांसफर्ड आउट ऑफ पाकिस्तान ऑफ एसेट आफ्टर यूज इन पाकिस्तान। तो अगर आप एसेट को एक्सपोर्ट कर देते हैं अपने यूज करने के बाद या पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर कर देते हैं, दोनों सूरतों में फिर उस डिस्पोजल में जो सेल प्रोसीड जाएगी उसमें एक्चुअल सेल प्रोसीड को इग्नोर करेंगे, जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है उसको सेल प्रोसीड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो को आप समझ लें। मिसाल के तौर पर एक मशीनरी है जो कि आपने परचेज की, कितने की, 1 मिलियन की। इस पे इनिशियल अलाउंस निकालें, कितना कितना बनेगा, 25%। 1 मिलियन का 25% निकाला, बचा कितना, 75%। जरा 1 मिलियन को 75% से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर बनेगा 7.5 लाख। यस और रिस्पॉन्स करें। 7.5 पे लगाइए आपने 15% डेप्रिसिएशन, बचा कितना, 85%। मल्टीप्लाई कर दें 0.85 से, क्या बचा बैलेंस, 7.5 लाख का 85% क्या बचा बेटा, 637,500। ये क्या है, टैक्स WDV। ये क्या है, टैक्स WDV है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले साल में आपने टोटल 362,500 की टैक्स डेप्शन क्या किए, क्लेम किए। यस और नो, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स प्लीज। पहले साल में आपने 362,500 की टैक्स डेप्शन क्लेम किए। मान लें ईयर 2 में ही आपने ये एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया, और डिस्पोज ऑफ कैसे किया, आइए बारी बारी सिनेरियोस डेवलप करते हैं। आपने डिस्पोज ऑफ किया इस एसेट को मार्केट में, ठीक है जी, और जो आपको सेल प्रोसीड मिली वो मिली 6.5 लाख रुपए। तो 6.5 लाख रुपए और 6,37,500 रुपए, डिफरेंस कितना आया, 12,500 रुपए। 12,500 क्या बन गया, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल। यस और नो, रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स को एक जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा जी, ओके। नंबर 2, आपने तो इसको 6.5 लाख का डिस्पोज ऑफ किया, मार्केट में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपए थी। तो अब आप बताइए नॉर्मल केस में आप क्या लेंगे, सेल, एक्चुअल सेल प्रोसीड लेंगे और फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, बताइए कंसिडरेशन क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू और 637,500 का डिफरेंस लेते हैं तो अब आंसर आता है 62,500। तो इस केस में 62,500 क्या बन जाएगा बेटा, आपका गेन ऑन डिस्पोजल। यस और नो, रिस्पॉन्स, जवाब दें। अच्छा, आपने इस मशीन को एक दूसरी मशीन के बदले रिप्लेस कर लिया है। जो दूसरी मशीन आपने हासिल कर ली है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 8 लाख रुपए है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसेशन रिसीव कितनी है, 8 लाख रुपए। और जो मशीन गिव अप कर दी आपने उसकी WDV कितनी है, 6,37,500 रुपए। अब आपको टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल कितना हुआ, 162,500 का। यस और नो, रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है जी, ये एसेट आपने बेच दिया अपनी सब्सिडरी को। सब्सिडी को बेचा आपने कितने का, 6 लाख रुपए का। हालांकि इसकी मार्केट वैल्यू 7.5 लाख रुपए थी। तो जरा बताइए इस ट्रांजेक्शन को आप किस पे एस्टेब्लिश मानेंगे, ये नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है, तो लिहाजा आप इसको किस पे एस्टेब्लिश मानेंगे, 7 लाख पर।
तो 7 लाख और 6,37,500 WDV का डिफरेंस 62,500 बनेगा, यस और नो? ये 62,500 क्या बन जाएगा? टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल। भाई रिस्पॉन्स करें जल्दी जल्दी। अच्छा जी, ये मशीन नंबर 4, ये मशीन डिस्ट्रॉय हो गई है, डिस्ट्रॉय, ये मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, सही है। जब ये मशीन डिस्ट्रॉय हो गई है तो इसको बेचकर स्क्रैप वैल्यू मिली 50,000 रुपए, और इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको कितना? 6 लाख रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया? 6.5 लाख रुपए, यस और नो? तो 6.5 लाख और 6,37,500 का डिफरेंस क्या हुआ? 12,500। 12,500 टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल बन गया। सही है बेटा। आइए 5वां केस। ये एसिड, यही मशीन आपने पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दी, यूज करने के बाद डिस्पोज ऑफ तो की, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भेज दी। ठीक है, तो फिर इस केस में आप क्या करेंगे? ना आप फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, ना आप एक्चुअल सेल प्रोसीड लेंगे, बल्कि आप जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है उसको सेल प्रोसीड मानेंगे। मतलब 1 मिलियन कॉस्ट है, इसको मान लें सेल प्रोसीड, और 1 मिलियन में से आप 6,37,500 का कर दें, माइनस कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा 362,500। तो अब इस केस में जो अब तक की डेप्शन क्या हुई है, चार्ज हुई है, वही आपका टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल बनेगा अगर आप इस एसेट को एक्सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर करते हैं। रिस्पॉन्स प्लीज। ये 5वां केस आपके सामने आ रहा है। सब लोग बेटा रिस्पॉन्स दो यार। तो गेन अब कितना हुआ? 362,500, जो कि अब तक की डेप्शन चार्ज के क्या है, बराबर है, यस और नो? तो ये बात यहाँ मेंशन है बेटा, यहाँ मेंशन है, ये रही बात लिखी हुई। In this case, gain on disposal shall be equal to deption allowed, and therefore the entire deption allowed is recouped as tax profit on disposal. तो अब तक जितनी भी डेप्शन है वो रिकोप हो जाएगी। रिकोप का मतलब क्या है कि जितनी भी डेप्शन चार्ज हुई है वो क्या हो जाएगी, एक तरह से रिवर्स हो जाएगी। और रिवर्स होके मतलब एक तरफ आप माजी में 3,62,500 की डेप्शन क्लेम कर चुके हैं, तो जब 3,62,500 का आप गेन मान लेंगे तो माजी का एक्सपेंस और माजी प्रेजेंट आज हाल का जो गेन होगा वो एक दूसरे से मैच हो जाएगा। मतलब उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा एक तरीके से। तो रिकोप एक्सपेंडिचर क्या होता है, इस पर मैं तफसील से आगे बात करूंगा चैप्टर नंबर 14 में, ठीक है ना? वहां बात तफसील से आएगी, और फिर मैं चैप्टर नंबर 12 को भी कनेक्ट कर दूंगा खुद ब खुद। मैं आपसे पूछूंगा बेटा कि रिकोप एक्सपेंडिचर आपने कहाँ पढ़ा था। अब आप मुझे बताइए पांचों केसेस आपको क्लियर हैं कि नहीं है, बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर का आया हुआ है, इसको आप रीड करें, इसका सॉल्यूशन आप देखें तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। अब ये 6 केस बड़ा स्पेशल केस है कि जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करते हैं जो कि डेप्रिशिएबल एसेट है। देखो, क्या हर इमूवेबल प्रॉपर्टी डेप्रिशिएबल एसेट है? क्या हर इमूवेबल प्रॉपर्टी डेप्रिशिएबल एसेट है? डेप्रिशिएबल एसेट वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी जो पार्टली भी इस्तेमाल हो रही हो फॉर व्हाट बिजनेस यूज, यस और क्या कहते हैं आप? अगर एक प्रॉपर्टी पार्टली भी इस्तेमाल हो रही हो फॉर बिजनेस यूज तो आप उसको मानेंगे ना ये डेप्रिशिएबल एसेट है। अदरवाइज अगर वो पार्टली भी इस्तेमाल ना हो रही हो, बिजनेस यूज में हो ही ना, तो फिर वो कैपिटल एसेट है ना। इस बात का तो आपको इल्म है। तो याद रखिएगा बेटा, सिनेरियो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ किसके लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जब वो क्या हो, डेप्रिशिएबल एसेट हो। अच्छा, अब खास तौर पे आप एक चीज नोट करें, वो नोट करने वाली बात क्या है कि बिल्डिंग वाले केस में मामला ये है कि एक बिल्डिंग आप खरीद लेते हैं,
जब आप उसको बेचने जाते हैं तो बिकते वक्त वो जो उसकी सेल प्रोसीड मिलती है ना, वो जितने की आपने खरीदी होती है हमेशा उससे ऊपर ही मिलती है। हालांकि आपने तो उसको अकाउंटिंग में डेप्रिशिएट किया होता है, टैक्स में भी डेप्रिशिएट किया होता है। और डेप्रिशिएट करने का एक मकसद जो आम लोग जानते हैं, वो आम लोग क्या है कि भाई वक्त गुजरने के साथ साथ जो है उसकी वैल्यू में क्या आता है, डिक्रीज आता है। हालांकि बिल्डिंग की तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप कोई भी मकान खरीद के रहना शुरू कर दें, जब आप उसको 1-2 साल बाद बेचने जाएंगे तो उम्मीद यही है कि आपको जो कीमत मिलेगी वो आपने जितनी कीमत पे खरीदा था उससे क्या मिलेगी, ज्यादा ही मिलेगी। यस और नो बताइए। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना ज्यादातर केसेस। बहुत रेयर है कि जितनी कीमत में आपने परचेज किया था उससे कम कीमत मिली हो। क्या कहेंगे आप सब लोग, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए सब लोग प्लीज, बताइए। ऐसे ही। अच्छा, अब ये है बेटा कि अगर बिल्डिंग सेल हो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से अबव पर, यानी कि बिल्डिंग की अगर सेल प्रोसीड जो है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो फिर उस केस में जो सेल प्रोसीड है उसको हम कॉस्ट मानेंगे। अब ये बात थोड़ी आपके लिए मुश्किल है लेकिन हम, कोई मसला नहीं है, फर्ज कर लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कॉस्ट ली हमने बिल्डिंग की, और बिल्डिंग की कॉस्ट रखी हमने यहाँ पर, फर्ज कर लें कितनी, 3 मिलियन, बल्कि एक राउंड क्या कहते हैं 4 मिलियन। 40 लाख की आपने एक बिल्डिंग परचेज की थी, फैक्ट्री बिल्डिंग बोल दें इसको आप, इसको वेयर हाउस बोल दें आप, ठीक है। और ऑब्वियसली ये बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है बिजनेस में, तो लिहाजा हम इस पे क्या क्लेम कर रहे होंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन। तो लेस क्या करें इसमें से, टैक्स डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली बिल्डिंग इज नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट, इनिशियल अलाउंस, यस और नो। तो क्या क्लेम करें इसके ऊपर आप, नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन एट 10%। तो बिल्डिंग की कॉस्ट का 10% क्या बना बेटा, 4 लाख बना। 4 लाख को हमने क्लेम कर लिया, यस और नो। अब हमारे पास WDV कितनी आई, फर्ज कर लें वेयर हाउस था, हमने खरीदा था बिजनेस में को इस्तेमाल करने, WDV एट ईयर 1। तो अब बिल्डिंग की WDV बची 36 लाख रुपए। हम लेस करते हैं ईयर 2 की भी नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन, एट वॉट, 10%। कितनी बेटा, 3,60,000 रुपए। तो WDV आ गई एट ईयर 2 3,240,000। अब फर्ज करते हैं हम 3 साल बाद, 2 साल बाद, तीसरे साल में इस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको बनाते हैं केस 1, और केस 1 ये है कि सेल प्रोसीड जो मिली है आपको वो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट से कम है। मतलब फर्ज करें सेल प्रोसीड मिली है आपको 3,800,000। तो अगर सेल प्रोसीड 3,800,000 मिली है आपको, तो आप फिर क्या करें बेटा, इसमें से लेस कर दें WDV कितनी, 3,240,000। तो नॉर्मल केस हो गया, सेल प्रोसीड से WDV मैच कर दी, और ये जो सेल प्रोसीड मिली है यही इसकी, ये इसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना है आपको। तो आपको गेन कितना हो गया बेटा, बताइए सब लोग, गेन कितना हो गया,
3,800,000 में से 3,240,000 लेस किया, 560 का क्या हो गया, गेन हो गया मेरे ख्याल से। भाई रिस्पॉन्स दें प्लीज, रिस्पॉन्स यस और नो। ना अब केस 2 इज स्पेशल केस। केस 2 क्या है? अब केस 2 ये कहता है कि अगर बिल्डिंग आपने डिस्पोज ऑफ की है, ठीक है, और वो डिस्पोजल हुआ है एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर, तो फर्ज करें सेल प्रोसीड्स जो आपको मिली हैं वो मिली हैं 4,400,000, 44 लाख रुपए। तो अब जो सेल प्रोसीड मिली है उसको मैच करना है बिल्डिंग इमोल प्रॉपर्टी वाले केस में किससे, कॉस्ट से। तो क्या जो सेल प्रोसीड मिली है वो ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है? यस और नो, रिस्पॉन्स करें। क्या सेल प्रोसीड ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है? अब लॉ ये कहता है कि इमोल प्रॉपर्टी जो कि डेप्रिशिएबल एसेट है, अगर उसकी सेल प्रोसीड उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से भी क्या हो, ज्यादा हो, तो फिर आप क्या करो, फिर आप कॉस्ट लो, यानी उसी सेल प्रोसीड को आप कॉस्ट मान लो। तो मैंने इसी सेल प्रोसीड को कॉस्ट मान लिया, और उस कॉस्ट में से आप क्या करो, लेस करो अब तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझे बताओ अब तक की अक्यूमुलेशन कितनी है, 4 लाख और 3,60,000, यानी कि कितनी, यानी कि कितनी, 7,60,000। यस और नो? और आप एक टैक्स डब्ल्यूडी भी निकाल लो, किस हिसाब से, इस कॉस्ट के हिसाब से। तो वो टैक्स डब्ल्यूडी कितनी आ रही है, जब आपने 4,400,000 में से अब तक की अक्यूमुलेशन लेस की 760,000, तो टैक्स डब्ल्यूडी कितनी आई, 3,640,000। तो जैसे ही आपने 3,640,000 को डब्ल्यूडीवी मानते हुए लेस किया किसमें से, सेल प्रोसीड में से, तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब तक की जो डेप्शन आपने चार्ज की वही आपका गेन बन गई, यानी कि 760,000 आपका गेन बन गया। यस और नो, रिस्पॉन्स कीजिए बेटा। अगर आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, इसको अगर आप नॉर्मली कैलकुलेट करते, तो नॉर्मली कैलकुलेट करने में क्या था, नॉर्मली कैलकुलेट करने में ये था कि अगर आप सेल प्रोसीड रखते कितनी, 4,400,000, और उसमें से डब्ल्यूडीवी लेस करते ओरिजिनल वाली कितनी, 3,240,000, तो होता ये कि बेटा आपका जो गेन था ना वो 760 से एक्सीड कर जाता, कितने से, 4 लाख से। आप डिफरेंस निकाल लें। तो एक तो जब आप 3,240,000 डब्ल्यूडी वाले एसेट को बेच रहे हो 4,400,000 का, तो 3 मिलियन और 3,240,000 का और 4 मिलियन का डिफरेंस है, वो डिफरेंस तो आपकी अब तक की डेप्शन के बराबर होगा, और आपको जो कॉस्ट से अबव अमाउंट मिल रहा है वो भी आपके गेन का पार्ट बनता। तो इसका मतलब क्या था, फिर आपका गेन हो जाता कितना बेटा, 11,60,000। चेक करो, और ये गेन आपके अभी जो गेन आया उससे 4 लाख से ज्यादा होता, और ये 4 लाख ज्यादा कौन से होते हैं, 4 लाख ज्यादा वो होते हैं जो कॉस्ट से अबव हैं। आपकी कॉस्ट 4 मिलियन है और सेल प्रोसीड 4,400,000, दोनों का डिफरेंस क्या, 4 लाख। मतलब इस गेन में 4 लाख वो भी शामिल हैं जो आपको आपकी कॉस्ट से अबव मिले। तो अब लॉ ये चाहता है कि आप अपनी कॉस्ट की हद तक गेन लें। मतलब गेन क्या है, गेन वही है कि अब तक जो आपने डेप्शन चार्ज की है, अगर आपको सेल प्रोसीड अपनी डब्ल्यूडीवी ज्यादा मिलती है तो डेप्शन का उतना पोर्शन रिवर्स करके गेन का पार्ट बना दिया जाए। तो इस केस में अगर आपको सेल प्रोसीड कॉस्ट से भी ज्यादा मिल रही है तो लॉ ये चाहता है कि कॉस्ट की हद तक ही जो हो आपका गेन आए, यानी अब तक जो आपने डेप्शन चार्ज की है वो रिवर्स होकर गेन का पार्ट बन जाए, और जितना हिस्सा कॉस्ट से अबव होगा वो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, मतलब वो आपके लिए गेन का पार्ट नहीं माना जाएगा। मतलब 4 मिलियन से अबव जो आपको मिला है सेल प्रोसीड में 4 लाख रुपए, वो 4 लाख रुपए इस गेन में शामिल नहीं है।
लेकिन अगर इस गेन में शामिल नहीं, अगर इस गेन को नॉर्मली कैलकुलेट किया जाता तो फिर इस 4 मिलियन का और इस 4.4 मिलियन का डिफरेंस अगर मैं 4 लाख रुपए और ऐड करूं तो आंसर बन जाएगा 11,60,000 रुपए। तो इस तरीके से लॉ ने क्या कर दिया, कॉस्ट से मिलने वाले अमाउंट, कॉस्ट से अबव मिलने वाले अमाउंट को एक तरीके से आपके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया और उसको आपकी इनकम का पार्ट बनने नहीं दिया। क्या ये बात आपको क्लियर होती है बेटा सबको? रिस्पॉन्स प्लीज। तो इसका मतलब ये है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होगी कॉस्ट से भी अबव अमाउंट पर, डेप्रिशिएबल एसेट के तौर पर डिस्पोज ऑफ होगी, तो फिर उस केस में सेल प्रोसीड को कॉस्ट मान लिया जाएगा और उसमें से अब तक की अक्यूमुलेशन लेस कर दी जाएगी और एक नई डब्ल्यूडीवी निकल आएगी। और जब आप उस नई डब्ल्यूडीवी को सेल प्रोसीड से मैच करेंगे तो अब तक जितनी डेप्शन चार्ज हुई है वही आपका गेन ऑन डिस्पोजल बन जाएगा। और इस तरीके से जितना अमाउंट आपको कॉस्ट से अबव रिकवर हुआ है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये तमाम बातें आपके सामने मौजूद हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया है। Consideration received on disposal of immovable property where the consideration received exceeds the cost of immovable property, the consideration received shall be treated as the cost of the property. जब consideration received जो हो वो cost of property से ज्यादा हो तो फिर उसी consideration को आप cost of property मान लीजिए। ये एग्जाम्पल आप खुद से कवर करेंगे, मैंने अपनी एग्जाम्पल कवर कर दी है, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा और कवर कर लीजिएगा लाजमी लाजमी लाजमी। ठीक है, उसके बाद ये बात भी यहाँ पर आ गई है, इन दिस केस गेन इफ एनी शैल नॉट एक्सीड डेप्शन अलाउड एंड देयरफॉर कंसीडरेशन रिसीव इन एक्सेस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट शैल बी व्हाट एग्जेम्प्ट। जो मैंने एग्जाम्पल उसमें 4 लाख रुपए क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हुआ ना, असल गेन तो 11,60,000 का था, यस और नो, और गेन हमने कितना लिया 7,60,000 का, तो गेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया डेप्शन चार्ज तक, तो जो इजाफी गेन था वो एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है भाई, अब ये भी नोट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस पर्पस इज अ डेप्रिशिएबल एसेट एंड एज पर सेक्शन 22 सबसेक्शन 8 gain on disposal of a depreciable asset is taxable under the head of what? Income from business, and therefore separate tax rate for gain on disposal of building under the head of capital gain are not applicable in this case. तो जो डेप्रिशिएबल एसेट के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हुई है वो आपका बिजनेस इनकम है और वो नॉर्मली टैक्स होगी। हाँ, अगर वो कैपिटल एसेट होता फिर हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वाले रेट क्या करते, अप्लाई करते। अब ये जो कुछ भी आपने पढ़ा उसके ऊपर एक सिनेरियो है 12.3 के नाम से, अगर आप ये सिनेरियो सॉल्व कर दे तो क्या ही बात है। तो 12.3 क्वेश्चन है, मैं इसको रीड कर लेता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करके रखिएगा, फिर इस पे इंशाल्लाह हम अगली क्लास में आपसे बात करेंगे। अच्छा, 12.3 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर जेड। तो मिस्टर जेड की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑब्वियसली टैक्सेशन भी चाहिए, टैक्स गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी चाहिए। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग प्रॉफिट अकाउंटिंग डेप्शन चार्ज करने से पहले दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट बनाने के लिए अकाउंटिंग डेप्शन ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चार्ज ही नहीं की उसके ऊपर तो ऐड बैक क्यों करेंगे? यस और नो रिस्पॉन्स। अकाउंटिंग डेप्शन दे दी आपको 640,000, ओपनिंग WDV of assets plant and machinery 1,500,000, furniture and fixtures 900,000, फैक्ट्री बिल्डिंग ओरिजिनल परचेज कॉस्ट कितनी है 1,900,000। अब फैक्ट्री बिल्डिंग है, डेप्रिशिएबल एसेट है, ओरिजिनल कॉस्ट क्यों दी है? अगर ये फैक्ट्री डिस्पोज ऑफ होती है अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से अबव पर तो फिर आप सेल प्रोसीड को ही कॉस्ट मान लेंगे। ये तमाम बातें अभी हमने सीखी हैं, उसको अप्लाई करना है। और इसकी WDV दी हुई है 692,550। उसके बाद व्हीकल्स की WDV है 1,440,000। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन है, इनिशियल अलाउंस लेंगे इसके ऊपर, फर्नीचर फिक्सचर पे एडिशन है, इनिशियल अलाउंस नहीं आएगा। 1 टोयोटा कार है तो दो बातें, इनिशियल ये नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, इनिशियल अलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। और नंबर 2, क्या इसकी कॉस्ट जो है वो 2.5 मिलियन से एक्सीड तो नहीं करती, तो फिर हम इसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट भी कंसीडर करेंगे।
इसकी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। ख्याल रखना है बेटा, तमाम बातें दिमाग में आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या लिखा हुआ है, डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। सेल प्रोसीड ये है, टैक्स डब्ल्यूडीवी ये है, तो इसका और इसका डिफरेंस टैक्स गेन है। अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी ये है, तो सेल प्रोसीड और अकाउंटिंग डब्ल्यू का डिफरेंस जो है अकाउंटिंग गेन या लॉस है। अकाउंटिंग गेन या लॉस जो होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट में शामिल होगा, उसको रिवर्स करेंगे, और टैक्स गेन या लॉस को क्या करेंगे आप एडजस्ट करेंगे। डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। फैक्ट्री बिल्डिंग बिकी है 3,600,000 पर, और फैक्ट्री बिल्डिंग की आपके नजदीक कॉस्ट क्या थी 1,900,000 पर। इसका मतलब क्या है, फैक्ट्री बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ हुई है अपनी कॉस्ट से अबव पर, तो लिहाजा इसी सेल प्रोसीड को फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट मान लिया जाएगा। इसकी टैक्स डब्ल्यूडीवी ये है, तो इस टैक्स डब्ल्यूडीवी का और जो डब्ल्यूडीवी आप वर्कआउट करेंगे जो कि इस सेल प्रोसीड पे बेस करेगी, उसका डिफरेंस टैक्स गेन या लॉस होगा। यानी जो अब तक इस पे डेप्शन चार्ज हुई है वही इसका टैक्स गेन बन जाएगा। ऑब्वियसली गेन ही आएगा, इसमें लॉस नहीं आएगा। अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी इतनी है, तो इस अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी और इस सेल प्रोसीड का डिफरेंस अकाउंटिंग गेन है, जो कि आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में शामिल है, उसको रिवर्स करेंगे। तो ये पूरा सिनेरियो आप सॉल्व करें। पहले आप अकाउंटिंग डेप्शन वर्कआउट, आप अकाउंटिंग डेप्शन कैलकुलेट करें इन तमाम एसेट्स पर एडिशन और डिस्पोजल कंसीडर करने के बाद। नंबर टू आप क्या करें बेटा, गेन और लॉस वर्कआउट करें डिस्पोजल पर। फिर नंबर 3 आप ये सब कुछ करने के बाद अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करें किसमें, टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या आप ये सब कुछ कर पाएंगे? जवाब दीजिए। रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए बेटा अभी स्टार्ट हो जाए, अभी करना, सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर मैं आपसे इसका आंसर लूंगा अगली क्लास के अंदर, लेकिन ये सॉल्व आपने अभी करना है। फिर ये अमोडेशन वाला किस्सा आएगा इसके अंदर, और तकरीबन ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाना है इंशाल्लाह। कल भरपूर कोशिश करेंगे यार ये चैप्टर हम क्लोज करें, और 13, 14, 15 चैप्टर तक जल्द से जल्द हम पहुंच जाएं, ताकि इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड हमारा क्या होता है, क्लोज हो जाए। ठीक है बेटा, मैं इसको स्टॉप करूंगा इंशाल्लाह, बाकी बातें आपसे होंगी अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।